हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछ लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीटेड होता है, तो आपको जरूर अपने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं उसमें आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वो क्या है, तो वो है एथिल एमीन। तो एथिल एमीन किसे कहते हैं, इसकी बनाने की विधि क्या होता है, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एथिल एमीन जो होता है इसकी बनाने की विधि क्या होता है। याद रखेंगे, एमीन हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका ये दूसरा लेक्चर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कितने नंबर में ये पूछा जाता है ये बात तो पता ही होगा आपको, 5 मार्क्स में। कितने? 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए जी अब एक एक करके समझते हैं। तो हमने लिखा है एथिल एमीन, जिसका सूत्र होता है C6H5NH2। ये एथिल एमीन का सूत्र होता है। सॉरी, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया गया है, ठीक है ना, मैंने देख लिया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। चलिए मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये गलत है जी। ये सूत्र तो यहाँ पे गलत टाइपिंग कर दिया गया है। क्या होता है सूत्र आपको पता है? चलिए पता है तो बता सकते हैं आप, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, C2H5NH2 होता है। क्या होता है? C2H5NH2 होता है, यही होता है एथिल एमीन, ठीक है ना। तो अब चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बनाने की विधि क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जब प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, इतना आप लिखेंगे जी। इसमें क्या कहा गया कि जब प्रोपेनामाइड को हम सबसे पहले लेंगे और इसको Br के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम जब क्रिया कराएंगे तो हमें एथिल एमीन मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली, डरने वाली बात नहीं है, समझिए जी। सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड को लेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि प्रोपेनामाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको? ठीक है ना। देखिए क्या होता है, प्रोपेनामाइड का सूत्र होता है C2H5NH2। ये क्या है? प्रोपेनामाइड है, ठीक है ना। तो जब हम प्रोपेनामाइड को लेकर इसकी क्रिया Br से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो समझिएगा ये प्रोपेनामाइड है। अब Br लेते हैं तो Br हम 2 मात्रा में लेंगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो Br हम इस तरीके से, देखिए 2Br भी लिख सकते हैं या इसी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, Br और Br, ठीक है ना। ये क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, पर इसके 4 अणु लेंगे। तो 4 अणु हम यहाँ पे ले लेते हैं, KOH 2 हो गया, एक KOH 3 हो गया, एक और KOH 4। तो यहाँ पे हमने 4 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 4 अणु ले लिए हैं। अब हम इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने क्या कहा, जब प्रोपेनामाइड को Br और KOH के साथ क्रिया कराया जाता है तो एथिल एमीन का निर्माण होता है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से आप समझेंगे। देखिए मैं चाहता हूं आप रटे नहीं बल्कि समझकर याद करें, इसलिए मैंने इस तरीके से तोड़कर आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से Br निकलेंगे और यहाँ से देखिए K और Br ये निकलेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है KBr, एक नीचे है KBr। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, नीचे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2KBr। आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ 2KBr। मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, नीचे में लिख दे रहा हूँ 2KBr,
ठीक है ना, इतनी बार दिखाई दे रहा है। देखिए 2 हमने आगे क्यों लगाया, क्योंकि 1 kbr 1 kbr मतलब 2 kbr है तो 2 kbr निकाल दिया हमने। पहली समझ गए। दूसरा, सबसे पहले ये निकलते हैं, उसके बाद दूसरा क्या निकलता है, दूसरा यहाँ से देखिए एक हाइड्रोजन ये निकलता है और यहाँ से एक OH निकलता है। तो देखिए H2O, बात समझ रहे हैं, H2 2 हाइड्रोजन है तो H2O मतलब यहाँ पे एक जल का अणु निकल रहा है और एक और यहाँ पे देखेंगे तो एक H और फिर से यहाँ पे OH, तो एक और यहाँ पे भी जल के अणु निकल रहे हैं। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे जल के अणु निकल रहे हैं तो यहाँ पे 2H2O हम लिख देंगे। तो 2 जल के भी अणु निकल गए, समझ रहे हो, H2O तो H2O लिख दिया है और एक और H2O है तो हमने 2 आगे लिख दिया है जिससे 2 हो गए। ठीक है जी, इतना समझ गए। तो अब बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है समझिएगा। अब क्या बचा है केवल, तो समझिए यहाँ पे KO बचा है, फिर से यहाँ पे देखेंगे तो O बचा है, यहाँ पे आपका K बचा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या निकलेंगे मैं एक कलर से आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे एक K आपको दिखाई दे रहा है पोटेशियम, एक नीचे आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 2 पोटेशियम है तो इसको हम लिख सकते हैं K2 लिख सकते हैं। ये 2 पोटेशियम है तो K2 हमने लिख दिया। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, फिर से यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर से एक यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3 ऑक्सीजन है। तो CO3 हम कह सकते हैं ना, तो C कार्बन 1 है तो कार्बन 1 और C ऑक्सीजन कितना है 3 है तो हमने लिख दिया CO3। तो K2CO3 ये बाहरी प्रोडक्ट निकल गया। तो देखिए ये सब निकल चुके हैं, तो बचने वाला प्रोडक्ट केवल यही है, क्या है, C2H5 और NH2 यही बचे हुए हैं। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा C2H5NH2, ठीक है ना। यही इसी का नाम क्या है जी, इसी का नाम आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, यही है एथिल एमीन, ठीक है ना, एथिल एमीन है। और ये क्या है, यहाँ पे मैं लिख दूं, ये है प्रोपेनामाइड। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया ना, अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा तो ठीक है ना। इस प्रकार आप चाहे तो तोड़कर भी इसी प्रकार सेम टू सेम लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आप लिखेंगे अब BR जो हमने 2 इस तरीके से लिखा है तो 2BR आप लिख सकते हैं, और ये जो 4 पोटेशियम लिखा है तो 4KOH भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है हमारा एथिल एमीन बनाने की सबसे आसान और बेहतर विधि, जो कि हमने यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट हम पे विश्वास किए हुए हैं और अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक को पढ़ेंगे जी। पहले स्क्रीनशॉट। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अपना कि एथिल एमीन बनाने की भौतिक गुण क्या होता है, मतलब एथिल एमीन का भौतिक गुण क्या होता है। देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, और वो क्या मिस्टेक है आपको दिखाई दे ही दिया होगा। यहाँ पे ये C2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक से ये कर दिया गया है, बट कोई नहीं, हम सुधार कर लेंगे इसको। यहाँ पे C2 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। C2H5NH2 ये एमीन का सूत्र होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसका भौतिक गुण में कौन कौन सा भौतिक गुण है। तो सबसे पहला हमारा है कि अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन गैस व वाष्पशील द्रव होता है। मतलब जो एथिल एमीन होगा उसकी गंध कैसी होगी, अमोनिया जैसी होगी, और वो रंगहीन होगा, और गैसीय अवस्था में पाया जाएगा या वाष्पशील द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है जी, ये एक भौतिक गुण हमने जान लिया। दूसरा, ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन, एथिल एमीन जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, ये देखिए डबल हो गया, जल में घुलनशील, चलिए कोई नहीं। अगला आता है, इनका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है।
मतलब जब एथिलेमिन को हम जल में घोलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो क्षारीय विलयन की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है ना। अगला आता है कि ये कार्बनिक विलायकों में भी घुलनशील होते हैं, मतलब जो कार्बनिक विलायक है उसमें भी एथिलेमिन घुल जाएगा। तो ये आप आराम से 4 आप याद कर सकते हैं, ये आपका भौतिक गुण हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है वो होता है एथिल एमीन का रासायनिक गुण। ये हो कि रासायनिक गुण ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए जी इसको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा आ गया कि अम्ल से क्रिया, कोई भी हम अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। तो ये रासायनिक गुण का मतलब होता है ना कि यदि एथिलेमिन है का हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो एथिलेमिन को यदि हम अलग अलग पदार्थों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, यही बात मेन होता है। तो देखिए सबसे पहले अम्ल से हम क्रिया कराएंगे एथिलेमिन का, तो सबसे पहले हम एथिलेमिन ले रहे हैं। तो ये एथिलेमिन C2H5NH2, ये हमने एथिलेमिन ले लिया। इसको अम्ल से क्रिया कराएंगे, जैसे HCl से हम क्रिया करा दे रहे हैं। HCl क्या है, एक अम्ल है, ठीक है जी। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हुआ, ये क्या बनेगा जी, पहले से C2H5 था ही, और फिर से NH, ये 2 मात्रा में है, एक और ऐड हो गया तो NH3 हो गया, और ये जो Cl है तो ये Cl लिख दिए हमने, तो H प्लस और Cl माइनस, क्योंकि देखिए इस पर भी H पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो जब हम क्या, इससे हमें क्या पता चला, इससे ये तो अम्ल है, ये आप लिख लेंगे। चलिए मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अम्ल। ये क्या है, एथिल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको यही बात पता चल गया होगा कि जब हम एथिल एमीन को अम्ल के साथ या HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आप समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। अब हमारा दूसरा आता है कि जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 के साथ अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जी। तो देखिए कैसे हम कराते हैं, सिंपल सा, इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एथिल C2H5NH2 को लेंगे, ये क्या है, एथिल एमीन है। अब एथिल एमीन को हम किससे, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला यहाँ पे है ही HNO2 के साथ। तो जब हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ध्यान से आप समझेंगे क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, C2H5NH2, ठीक है ना, क्योंकि आपको आसानी होगी, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से ये बंद, यहाँ पे एक बंद टूटेगा, ये भी बंद टूटेंगे। अब इनके बीच बीच में ऐड होंगे, क्या ऐड होंगे, सबसे पहले सुनिएगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन एक मात्रा में है, तो ये नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड होगा। फिर से देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब बचा क्या, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, इधर एक हाइड्रोजन बचा है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, मतलब क्या बचा है, OH बचा है, तो OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो अब हम इसको जब क्रिया कराएंगे तो ये ऐसे क्रिया करेगा। तो अब क्या बन गया, C2H5OH। तो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट मेन बना है C2H5OH, उसके बाद N2, 2 नाइट्रोजन है तो ये N2 गैस निकलेगा, और फिर से H2O, तो ये जल भी बनेगा। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये हमारा बन गया है। इससे हमें क्या पता चला, एथिल एमीन जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। अंतिम हमारा देखिए तीसरा
जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है उसको हम जान लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। तो जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या हमें मिलेगा, इसको हमें जानना होगा। चलिए देखिए, अगर हम सिंपल सा ले ले एथिल एल्कोहल, तो सबसे पहले C2H5NH2 को हम ले ले रहे हैं, ये एथिल एल्कोहल हो गया, सॉरी एथिल एमीन। इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे CH3MgBr। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ठीक है ना, जिसे हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कैसे क्रिया करेगा, बात को समझिएगा। देखिए, मैं समझाने को तो समझा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ना कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जो एथिल एमीन है तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, C2H5NH2 जो हम लिख रहे थे उसको H फिर से H लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, अभी भी तो 2 ही हाइड्रोजन है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से ये निकलते हैं प्रोडक्ट भैया। अब देख लीजिए, ये इतनी बातें ये यहाँ से सबसे पहले निकलेंगे। H3 है, यहाँ पे एक H मतलब CH4 निकलते हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ तो CH4 बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले CH4 बनता है, और उसके बाद बचा क्या, C2H5NHMgBr बना, तो ये हम लिख देंगे C2H5NHMgBr, ये हमारा बन गया जी। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब एथिल एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो मेथेन का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये क्या है, मेथेन है। तो ये मेथेन हो गया। ये क्या है, चलिए मैं इसको अब हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा रासायनिक गुण है, केवल आपको रासायनिक गुण लिखकर ऐसे अम्लों से क्रिया, और केवल सिंपल सा ये आप रिएक्शन नीचे लिख देंगे, काम कंप्लीट होगा, ठीक है ना। कोई इसमें ये नहीं लिखना है कि आपको ऐसे लिखेंगे कि जब एथिल एमीन को अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखिए, समय है तो लिख दीजिए, बट मैं कहूँगा कि क्यों लिखना भैया, ऐसे भी लिखेंगे तो फुल ही नंबर मिलेंगे, और वैसे भी लिखेंगे तो फुल ही नंबर मिलेंगे, तो भैया आप ऐसे ही लिख लेंगे, काफ़ी रहेगा आपके लिए। मैं आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सीरियस अभी तक देख रहे होंगे उनको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका जान लेंगे उपयोग, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ले लिए होंगे। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तक मैं स्लो चल रहा था, थोड़ा सा आप जल्द से जल्द वीडियो कंप्लीट करते हैं। एथिल जो एमीन है, ठीक है ना, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ है, इसको मैं सुधार कर दे रहा हूँ। चलिए जी, ठीक है, क्यों भैया गलत रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, भले ही मैंने कह दिया है पर कभी कभी होता है ऐसे स्टूडेंट कि कहने लगते हैं भैया ये फॉर्मूला गलत है, फॉर्मूला गलत है, गलत है। अरे भैया मैंने तो बता ही दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे कहने लगते हैं, तो गलत इफेक्ट जाता है, तो अच्छी नहीं लगता है कमेंट में। अगला आता है, देखिए इसका उपयोग सिंपल से यही है, सूती कपड़ा जो होता है उसके निर्माण में उद्योगों में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये 3 आप उपयोग लिख लेंगे, काफ़ी है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो हमने एथिल एमीन पर डिस्कस किया है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज सबसे पहली बात, एक आवश्यक बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, और दूसरी बात सबसे पहले मैं कहूँगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि समझ में आया है तब,
ठीक है ना, क्योंकि यदि आपको समझ में आया है और आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिएगा एक बार कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में तो आ गया ना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। और एक आवश्यक सूचना मैं आपको बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता भी है कि देखिए आपकी पूरी जो फिजिक्स है, ठीक है ना, जो आपकी फिजिक्स है और प्लस जो केमिस्ट्री है, इसके टोटल कितने चैप्टर हैं आपको पता है। तो फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के टोटल 10 चैप्टर हैं। तो ये टोटल आपके 24 चैप्टर हो रहे हैं। तो इन 24 चैप्टरों के जितने भी, सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज VBI जो टॉपिक हैं, क्वेश्चन आंसर साथ साथ, तो ये आपको दिए जा रहे हैं। दूसरा, 100 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको संपूर्ण किताब से दिए जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तीसरा तीसरा आपका मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट VBI जो अभिक्रियाएं हैं वो उसका आपको PDF नोट्स दिया जा रहा है। और चौथा, आपको जितने भी VBI न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना, उसका आपको PDF नोट्स दिया जा रहा है। तो देखिए ये सब कुछ, ये जो आपको 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चैप्टर वाइज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों का 24 चैप्टर का आपको मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप लेना चाहते हैं ओनली, देखिए इन दोनों को कंबाइन करके लेते हैं, फिजिक्स का भी 99 ही है और केमिस्ट्री का भी 99 ही है। अगर एक कोई भी लेते हैं तो 99 पड़ेगा, परंतु दोनों आप लेते हैं तो 50 रुपये के डिस्काउंट के साथ 149 में आपको 149 रुपये में मिल जाएंगे जी। तो 149 रुपये में आपको ये 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है भैया। मुश्किल से 5 से 7 रुपये आपके होंगे, तो बहुत ही कम रखा गया है। अदरवाइज यदि लेना चाहें, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहां से मांग लीजिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।